Hi there, welcome back to STBG Academy. Myself शिवम कुमार उपाध्याय, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर और आज मैं वापस आ गया हूँ एमयू ट्रिपल ई PYQ सीरीज का एक बहुत ही मस्त, बहुत मज़ेदार सा चैप्टर जिसका नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, जैसा हमने सिमिलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर किया था जो काफ़ी आसान था। वही बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर के यहाँ भी यूज होंगे। ये चैप्टर भी काफ़ी बेसिक है, काफ़ी ईजी है, लेकिन मज़ा आता है इस चैप्टर करने में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर वीडियो। और उस पर जाने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम शिवम उपाध्याय, आई एम अ जेईई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट। आई एम परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। आई थॉट कि आप सभी आईआईटी लखनऊ से परिचित हैं, आप जानते हैं कि ये केटीयू का टॉप रैंक कॉलेज है। और मैं केमिस्ट्री मेंटर हूँ एट एसटीवीजी। आप सभी लोगों के लिए मैं हमेशा 24/7 अवेलेबल हूँ। आप कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। मेन कंटेंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, जो है हमारा एएमयू का क्रैश कोर्स 60 दिन का है। और उसका जो बैच है उस बैच का नाम है अल्फा 2.0, जो स्पेशली एमयू बीटेक 2023 के लिए तैयार किया गया है और उसका प्राइस है ओनली 4999। तो आप जल्दी से जाइए इस बैच को एनरोल करिए। काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। पूरा आपको एमयू का सिलेबस दिया जाएगा 60 दिन के अंदर क्रैश कोर्सेज के फॉर्म में। सभी चीज़ें ईजीली और क्रिस्पली क्लियर किया जाएगी। और ये कोर्सेज स्पेशली डिजाइंड है हमारी टीम की तरफ से। आप कोर्सेज को इनरोल कैसे कर सकते हैं? देखो, इनरोल करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप या तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। और अगर इनरोल करना है आपको डायरेक्टली ऑनलाइन घर बैठे हुए, तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा जो ऐप है उसका नाम है STBG अकेडमी। आप प्ले स्टोर में जाइए और सिंपली लिखिए STBG अकेडमी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर से आप इनरोलमेंट कर सकते हैं इजीली हमारे स्पेशल बैचेज में। आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले एक और स्पेशल फिजिक्स के लिए बैचेज आपके लॉन्च की गई है, जो एमयू बीटेक के लिए, जिसके अंदर 2.5 घंटे की डेली लाइफ क्लास होगी। और इसका जो प्राइस है वो है ओनली 2000। यस, यू हर्ड राइट, इट्स ओनली 2000 रुपीज़। आप फटाक से इसी को इनरोल करिए, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम को, वो आपको और डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन दे देगी। आगे बढ़ते हैं, तो एमयू का बीटेक गाइडेंस प्रोग्राम भी दिया जा रहा है। बीटेक की गाइडेंस आप ले सकते हैं ओनली अंडर 1000 रुपीज़। इसके अंदर की फीचर्स अगर देखें तो चैप्टर की PDF अलॉन्ग विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस, उसके साथ साथ हैंडी 10 नोट, स्टडी नोट दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे एमयू ट्रिपल ई के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वन शॉट वीडियोज भी। ठीक, तो ये इतनी सारी चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में मिल रही होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ। और आज का जो हमारा पहला सवाल जो है 2001 का आया हुआ सवाल, और इसके अंदर पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। अच्छा, हमसे पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब देखो यार, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। तो यार एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, अगर यहाँ देखोगे ना तो सबसे आसान तरीके मैं बताता हूँ एसिडिक। वैसे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत तरीके देखी जा सकती है, तो यहाँ मैं जो तुमको तरीका बताता हूँ उसको ध्यान से समझो थोड़ा सा। यहाँ देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए ना अब क्या करो, देखो गिवन क्या क्या है पहले तो K2O CaO MgO है ना, फिर Na2O MgO। यहाँ दिस इज नॉट N, दिस इज M, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो। दिस इज MgO ओके। Al2O3, फिर CO2 N2O5। और यहाँ देखो SC नहीं है, यहाँ SO3 है, दिस इज SO3 क्योंकि सारे ऑक्साइड है ना, तो यहाँ SO3 होगा। फिर Cl2O7 SO2 और POO10, एक्चुअली ये O नहीं है, ठीक है, ये P4O10 ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे और प्लस उसके ऑक्सीजन स्टेट पे। मैं आसान तरीके बताता हूँ ऑक्सीजन स्टेट वाला, जो आप इजीली निकाल सकते हो और उसके बाद आप डिटेक्ट कर लोगे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा ऑर्डर सही है। देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे। देखो, जिस भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, मतलब जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, ज़्यादा एसिडिक, है ना। अब बस ये टर्म को याद रखो। अब लाइन बाय लाइन जितने भी तुम्हारे यहाँ मॉलिक्यूल दिए गए हैं सबके अंदर पहले तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो, ठीक है। तो आओ पता करते हैं। K2O पहला है हमारा, फिर है, पहले सारे मेटल को लिख लो, CaO, फिर है तुम्हारा MgO, ठीक है, फिर है तुम्हारा Na2O, फिर है तुम्हारा Al2O3। तो इन सभी के अंदर पहले तो तुम मेटल का ऑक्सीजन स्टेट पता कर लो, और उस ऑक्सीडेशन स्टेट को पता कर लेने के बाद तुम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जान जाओगे, ठीक है। तो पहले तो K2 यानी K का ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट्स से अगर मैं K के ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या मानता हूँ, X मानता हूँ, तो यहाँ 2 है ना,
K2 है तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 2x माइनस एक ऑक्सीजन पे कितना होता है 2 माइनस, तो यहाँ 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी +1, यानी यहाँ जो है ये +1 ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक है। सिमिलरली अगर कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करता हूँ, तो लेट्स अगर कैल्शियम के ऑक्सीजन स्टेट को मैं x मानता हूँ और आपको पता है कि एक ऑक्सीजन पे कितना होता है 2 माइनस का चार्ज होता है, याद रखिएगा एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई +2, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट कितना है +2। सिमिलरली mg क्या हो जाएगा, mg को भी अगर मैं x मानता हूँ तो एक ऑक्सीजन पे 2, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा x की वैल्यू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आपको आना ही चाहिए और आई थॉट मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता है। सिमिलरली अगर Na2O की बात करूँ तो यहाँ एक Na पे सॉरी हमको तो निकालना है ना, सॉरी, तो अगर मैं Na को x मानता हूँ तो ये मैं 2x कर सकता हूँ, -2 इक्वल्स टू 0, तो अगेन दिस विल बी इक्वल्स टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। फिर Al2O3, तो अगर मैं Al को x मानता हूँ, इसमें सभी मेटल को आप x मान लीजिए, तो अगर मैं Al को x मानता हूँ तो कितने Al है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस, अब देखो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज, तो 3 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इस इक्वल्स टू 0 इक्वेट करें तो यहाँ से देखो तो यह क्या x की वैल्यू यहाँ +3 दिख रही है। मतलब हमने इतने सारे मॉलिक्यूल क्या ऑक्सीजन स्टेट को निकाल लिया। अब कौन कौन सा बचा है आगे और भी देख लो। अब बचा है CO2 फिर तुम्हारा बचा है N2O5, फिर बचा है SO3, फिर है तुम्हारा Cl2O7, फिर SO2 और है P4O10। अब इसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट पता कर लो। देखो काफ़ी इजी तरीका है ये डिटेक्ट करने का। अब इसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट पता कर लो, तो जब आप इसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो लेट्स से कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट को अगर मैं x बोलता हूँ तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ, यानी ये कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। एक्स केवल यहाँ क्या है +4 ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है। सिमिलरली पेन बदलते हैं। सिमिलरली अब देखो यहाँ अगर मैं नाइट्रोजन को x मानता हूँ, कितना नाइट्रोजन है 2 है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक ऑक्सीजन पे 2, तो 5 ऑक्सीजन पे 10 हो जाएगा ना भाई। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई +2, सॉरी +5, not +2, this is +5, it's my bad, +5। ओके। सिमिलरली S, देखो S यहाँ सल्फर है, उसको मैं x मान लेता हूँ, तो S माइनस, अब देखो ये कितना है O3 और एक ऑक्सीजन पे 2, तो O3 पे कितना हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी +6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ +6। फिर चेक कर लो, देखो Cl2O7, अब देखो Cl को मैं x मानता हूँ, कितने Cl है 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 7 ऑक्सीजन पे 14 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +7। क्या बात है। फिर देखो SO2, अगर मैं सल्फर को x मानता हूँ तो एक ऑक्सीजन पे 2, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा 4, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू भेजोगे इधर तो कितना हो जाएगा +4। ठीक है। सिमिलरली P4O10, अब देखो फास्फोरस, तो यहाँ कितने हैं 4 है, तो 4x माइनस एक ऑक्सीजन पे 2, तो 10 ऑक्सीजन पे अरे 20, तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी दिस इज SO3, आई थॉट दिस इज SO4, SO2 दिस इज इक्वल्स टू SO, हाँ ओके दैट्स गुड। अब देखो यहाँ देखो पहले ऑप्शन को देखो, जब आप पहले ऑप्शन को देखोगे तो अब देखो पहले ऑप्शन में क्या है, पहले तो यहाँ मिटाता हूँ, अब मिलाना चेक करो। देखो मैं तुमको क्या बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ये तो पता है नेचर में। ठीक है। मतलब कि अगर मैं K2O, पहला ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर ए, तो क्या दिख रहा है K2O इज ग्रेटर देन CaO इज ग्रेटर देन MgO। अब देखो K2A का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1 और CaO का +2 और MgO का +2, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि +1 ज़्यादा ग्रेटर होगा +2 और +2 से? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि +2 और +2 तो बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इसके अंदर, यानी कि ये ऑर्डर गलत है, ये ऑर्डर पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए गलत है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लो, मैं इसको मिटा, अच्छा चलो यहाँ मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, आप वीडियो देखोगे रिवाइंड करके तो चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मिटा दे रहा हूँ। अगला देख लो, सिमिलरली दूसरा मिला लो। दूसरा ऑप्शन क्या है Na2O इज ग्रेटर देन MgO इज ग्रेटर देन Al2O3। अब देखो Na2O का ऑक्सीजन स्टेट +1 इज ग्रेटर देन कितना, MgO का कितना है +2 इज ग्रेटर देन +3। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर ये ऑर्डर +3 +2 और +1 होता तो ये सही होता, ऊपर वाला ऑर्डर गलत है, नीचे वाला ऑर्डर सही है।
इसका मतलब कि बी भी ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता है। यार +1 ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा एसिडिक कैसे हो सकता है? +3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ना, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीजन स्टेट पे। उसकी वजह से जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो ये ऑर्डर भी गलत है, यानी बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, मिटा देते हैं। थर्ड चेक कर लो, सी वाला। थर्ड चेक कर लो, सी वाला। थर्ड चेक करोगे तो थर्ड क्या दिया हुआ है? CO2 इज ग्रेटर देन N2O5 इज ग्रेटर देन SO3। ठीक है, इसको भी चेक कर लो। इसको चेक करो तो CO2 का कितना है भाई? CO2 का +4, चलो ये तो ठीक है, +4 इज ग्रेटर देन N2O5 +5। ना ना ना, फिर से गलत हो गया, पकड़ा गया, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है। SO3 +6, ये भी गलत है। अगर ये 6, 5 और 4 होता तो सही होता, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, जो सही हो सकता है। आओ उसको भी चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी। आओ चेक करो क्या है। Cl2O7 इज ग्रेटर देन SO2 इज ग्रेटर देन P4O10। ठीक है, अब देखो Cl2O7 का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? +7, क्या बात है। इसके तरह SO2 कितना है? +4, +4 और यहाँ +5। ना जी ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि कहीं शायद क्वेश्चन में डर है। लेट मी चेक, मैं एक सेकेंड, मैं क्वेश्चंस के PDF को खोल के एक बार चेक करता हूँ, तो उसका मुझे पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ें हैं सही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कहीं शायद कहीं एरर हो गया टाइपिंग मिस्टेक के अंदर। हाँ सॉरी गाइस, देखो यहाँ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। यहाँ SO2 नहीं, यहाँ SO3 है। यस, क्वेश्चन के अंदर यहाँ SO3 है। इट्स माय बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ इसको इग्नोर करिए। इसको भी चेंज कर लो थोड़ा यहाँ से। अब SO3 का निकाल दो। दिस इज नॉट SO2, दिस इज SO3। सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक इतनी ज़्यादा हो गई हमारी टीम से कि आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ को ज़रूर हम बदल देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, पहले सवाल को देखेंगे उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको चेंज कर लो, यहाँ +6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6। अभी कहो कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है यार, आंसर तो आ जाना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या? +6। तो अब ये ऑर्डर सही है, देखो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? कि यहाँ देखो ये +7 ऑक्सीजन स्टेट जो ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर +6, फिर आता है +5। तो यस, एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बस चेंजेस क्या करने थे कि ये SO3 है, SO2 नहीं। अगर आपकी PDF में भी ये चीज़ें हैं तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल लीजिए, SO3 कर लीजिए, तभी इसका आंसर आ पाएगा, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई थॉट मैंने इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया और आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मैं ये मान के चलता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर अगला सवाल है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा अच्छा, देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझो होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअल ना वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि लिबरेट होती है, मतलब लिबरेट मतलब निकलती है बाहर, जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम को निगेटिवली चार्ज करते हैं। जैसे अगर मान लो कि ये कोई एटम पड़ा हुआ था, ठीक है, इसमें ऑलरेडी दो, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे। अब बाहर से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन को इसमें डालना है। तो जब मैं बाहरी से कोई एक इलेक्ट्रॉन को डालूंगा ना, तो इस एटम के अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, और उसी टेंडेंसी को, उसके पावर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड जब भी हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल एटम में किसी भी बाहरी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए समझ लो जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी लिबरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, अब हमको ये चीज़ें पता, अब तुमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड तो पढ़ा होगा, ये तो मैं मान के चलता हूँ, मैंने तुमको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, लेकिन इस चैप्टर के अंदर तुमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड जरूर पढ़ा होगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड यही बोलता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ये हेलोजन ग्रुप है, तो मैं थोड़ा सा ग्रुप लिख दूँ यहाँ, तो पहले ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इतना तुम जानते हो कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम क्या बढ़ते हैं नीचे, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। और आपको ये चीज़ें पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? एटॉमिक साइज तो बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको मैं EA बोल दे रहा हूँ शॉर्ट में, वो क्या करता है? वो बढ़ता है। टॉप टू बॉटम घटता है, सॉरी, क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है ना।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है। तो अब अगर मैं इसका करेक्ट ऑर्डर लिखने जाऊं, ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन, हमारे सबसे करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि ट्रेंड तो यही बोलता है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इसका मतलब फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर घटते जाएगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना। और आप ये जो ऑप्शन है इसको आप पहला नंबर आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। गधो, कभी लगा के बताना, गलती हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर आपने एक एक्सेप्शन पढ़ा होगा। हाँ जी, यहाँ एक एक्सेप्शन होता है, ट्रेंड तो जनरल वही है, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या होता है, वो एक्सेप्शन होता है फ्लोरीन और क्लोरीन का फेरबदल। होता क्या है कि यहाँ क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और उसके बाद ये आगे ऑर्डर कंटिन्यू होता है, यानी सही ऑर्डर तुम्हारा ये है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। मार के मत आना ए, क्योंकि जनरल ट्रेंड बच्चों को यही पता होता है कि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, तो ये ऑर्डर मार के चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखो ऐसा क्यों होता है, होता क्या है कि जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। अब साइज जब छोटा होगा तो मान लो कि एक इतना बड़ा यहाँ आइटम है और एक बहुत छोटा सा आइटम है, अब तुम खुद बताओ, इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब खुद सोचो ना कि क्या होगी अगर किसी इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन को हमको डालना है इसके अंदर, तो क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो हम इजीली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। लेकिन अगर साइज छोटा है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को डालने में क्या होगी, मुश्किल होगी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉलर साइज होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो आगे चला जाता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, जैसे साइज बढ़ते जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मैंने उसके पीछे का रीजन भी तुमको एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है ये भी तुमको बता दिया। आई थॉट ये सवाल तुमने सॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है, ए मेटल हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। अच्छा, यहाँ देखो कुछ चीज़ें मिसिंग थी तो मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं, तो आप इस चीज़ को नोट कर लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के ना चार ऑप्शंस पढ़ो दिया गया है कि इनमें से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो सकता है, मेटेलॉइड का, मेटल का, नोबल गैस का या नॉन मेटल का। आओ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार इस पता तो करो कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो खुद पता चल जाएगा वो एलिमेंट मेटेलॉइड है, मेटल है, नॉन नोबल गैस है, मेटल है, ठीक है। चेक कर लो, पहले तो देखो, दो इलेक्ट्रॉन, दो 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 चार, चार और छः 10, 10 और दो 12, 12 मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन बराबर होते हैं, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 12 एटॉमिक नंबर है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का 12 एटॉमिक नंबर है, क्योंकि उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि 12 एटॉमिक नंबर है। और 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है भाई, अरे 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, अरे मैग्नीशियम का। अरे बच्चों याद करो, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, मतलब इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो क्या होगा, मेटल होगा। ये 2004 में एमयू ट्रिपल ई के अंदर सवाल पूछा गया था। तो आई थॉट ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आप पता कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए, उसे एटॉमिक नंबर पता करिए और कौन सा एलिमेंट पता करिए और उसका नेचर क्या होगा, आप पता कर ले जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई थॉट ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ बी, बरेलियम, मैग्नीशियम, Na, सोडियम, फास्फोरस और सिलिकॉन, उसका ऑर्डर बताइए। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। देखो, आपने मेटेलिक कैरेक्टर का भी ट्रेंड पढ़ा होगा। मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या बोलता है, मेटेलिक कैरेक्टर का जो ट्रेंड है वो ये बोलता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये तो आपने पढ़ रखा है, इतना तो आपको पता है। अरे बेसिक क्लास 10 में भी ये चीजें दी हुई है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। और अगर मैं अलोंग अ पीरियड जाता हूं,
मतलब लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इतनी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, यानी टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस और सिलिकॉन। सबसे पहले तो ये किस किस ग्रुप के हैं, कहाँ कहाँ है, ये चेक कर लो पहले। तो अगर मैं लिखूं ये बेरिलियम मैग्नीशियम, ये आपको कौन से ग्रुप के दिख रहे हैं, देखो बेरिलियम मैग्नीशियम ये दोनों तुम्हारे ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, ठीक है। सिमिलरली सोडियम ये तो ग्रुप 1 का है, ठीक है। और पी फास्फोरस, अरे ये तो तुम्हारा ग्रुप नंबर 15 है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 15, पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 15 है ये। और अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो ये ग्रुप नंबर क्या है, 14 है। तो आप सबसे पहले तो लिख लेते हैं, चेक कर लो। अगर मैं ग्रुप 2 लिखने जाऊं तो ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं ताकि इजी रहेगा लिखना, ठीक। एक नया स्लाइड ले लेते हैं जिसके अंदर हम सभी एलिमेंट को उनके ग्रुप वाइज लिख लेते हैं पहले, ठीक है, तो फिर चीज़ें हो जाएंगी आसान हमारे लिए। आप सबसे पहले तो ग्रुप 2 लिख लो, ग्रुप 1 लिख लो। ग्रुप 1 में कौन कौन सा होता है, हीलियम, लिथियम, अलीना की रब से फरियाद, याद किया ना, अलीना की रब से फरियाद, ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद जस्ट क्या होता है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। उसके बाद अगला अगला ग्रुप तुम्हारा कौन सा है, कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, याद किए हैं, याद करने का तरीका सबको याद है, कौन सा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन और पीबी, है ना। उसके बाद क्या है तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा क्या है, अगला ग्रुप तुम्हारा कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, एंटीमनी और बिस्मिथ, है ना। अब देखो अब चेक करो, मैंने तुमको क्या बताया था, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होगा। तो चेक कर लो पहले तो, सोडियम कहाँ है भाई, पहले तो बेरिलियम, बेरिलियम कहाँ है, हाईलाइट कर लो, बेरिलियम यहाँ है। फिर मैग्नीशियम उसके जस्ट नीचे है ना। फिर तुम्हारा सोडियम है यहाँ, फास्फोरस का है जी यहाँ है, और सिलिकॉन का है जी यहाँ है। अब तुम देखो, अब तुम देखो, तो सबसे पहले तो तुम्हारा सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले तो देखो सबसे पहले मेटालिक कौन सा है, पहले ये चेक कर लो। इधर से इधर जाने में मेटालिक कैरेक्टर घटेगा क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दिस इज नॉट डबल टी, दिस इज टी, ठीक है। ध्यान से समझना, समझा रहा हूँ क्योंकि अगले अगले बार आप जब भी इस सवाल को देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। अब चेक कर लो, बोल रहा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर का, तो देखो सबसे ज्यादा तो सोडियम होगा, ये तो पता चल गया पहले ही, ठीक है। उसके बाद जाओगे देखो, तो देखो मैग्नीशियम नीचे है किससे, बेरिलियम से, मैग्नीशियम नीचे है बेरिलियम से, इसका मतलब इसके बाद वाला जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है। उसके बाद वाला ऑर्डर क्या होगा, उसके बाद वाला ऑर्डर होगा बेरिलियम। फिर आगे बढ़ोगे तो इधर इधर मेटली कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, यानी फास्फोरस का सबसे कम, उसके बाद उसके उससे पहले क्या आएगा, सिलिकॉन का। इसका मतलब इसके बाद आएगा सिलिकॉन, फिर क्या आएगा, फास्फोरस। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। ये है आपका करेक्ट मेटेलिक ऑर्डर। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखो, सोडियम मैग्नीशियम, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया, मैग्नीशियम सबसे पहले गलत हो गया, सिलिकॉन का ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब चेक करो, ये देखो सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। जी हाँ, पकड़ा गया ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप तो पहले ट्रेंड को पता कर लो, उसके बाद जो भी एलिमेंट है वो किस ग्रुप से है उसके ग्रुप को लिख लो, ताकि इजीली आप सवाल का आंसर दे पाए। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 117 इफ डिस्कवर्ड वुड बी प्लेस इन। जो 117 नंबर, मान लो अगर हमारा कोई कोई एलिमेंट है जिसका 117 नंबर एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 117 एटॉमिक नंबर है उसका,
ठीक है। अगर डिस्कवर होता है तो वो कौन से प्लेस पे जाएगा, मतलब कौन से ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक बांटे गए हैं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। तो कौन से ब्लॉक में कौन से फैमिली से वो बिलोंग करेगा, हमको ये चीजें प्रेडिक्ट करनी है। देखो ये प्रेडिक्शन वाले सवाल है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो मैं इसके अंदर तुमको ना एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ, आप इस चीज को याद रखिएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मैं दे देता हूँ। सबसे पहले तो समझो कि हमारा जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, याद है। तो लास्ट ग्रुप का पहले तो एलिमेंट तुम लिख लो, लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। लास्ट ग्रुप का सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा होता है, चेक कर लो पहले, देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। तो हमारा जो लास्ट ग्रुप है उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है, रेडॉन। आपको ये चीज पता है कि रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 86। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है। मैजिकल नंबर से आप निकाल भी सकते हैं, 288, 18, 18, 32, याद है। आप मैजिकल नंबर से निकाल भी सकते हैं, बट मेरे को पता था तो मैंने आपको बता दिया कि रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 86 होता है, ठीक है। अब एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देता हूँ। 86 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं सबका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, और वो होता है रेडॉन, जो कि 86 तक यहाँ तक फील हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको रेडॉन के नोबल गैस के टर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए रेडॉन ये होता है तुम्हारा n-2 f 1 से 14, फिर तुम्हारा होता है n-1 d 1 से 10, फिर तुम्हारा होता है n s 0 से 2, फिर होता है np 1 से 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 86 के बाद 86 के बाद जितने भी एटॉमिक नंबर होंगे सबके अंदर आप इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब 117 जो हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 117, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल्स टू रेडॉन, ये आपका हो जाएगा 5f14 जो फुलफिल्ड है पूरा, फिर आपका हो जाएगा 6d10 जो भी फुलफिल है, फिर 7s2, और ये होता है 7p5, ठीक है। तो 117 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो होगा Rn 5f14 6d10 7s2 और 7p5। अब देखो आखिरी का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पड़ रहा है, पी में, मतलब ये तो पता चल गया कि ये पी ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करेगा, इतना तो पता चल गया, पी ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ये चीज तो पता चल गई। अब हमको ग्रुप पता करने के लिए, क्योंकि फैमिली कैसे पता करेंगे, फैमिली कैसे पता चलेगी, जब हमको ग्रुप पता चलेगा। और आपने ये चीज पढ़ रखा है कि ग्रुप को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 प्लस क्या करते हैं, आखिरी के एस और पी के नंबर ऑफ बैलेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में और पी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन दोनों का सम, और उसमें आप 10 जोड़ दीजिए तो आपको ग्रुप पता चल जाएगा। आपने ग्रुप फाइंड करने के लिए ये रूल पढ़ा होगा, है ना। तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। अब आखिरी के एस और पी में कितने हैं, देखो पी में 5 हैं और एस में कितने, 2 हैं। यानी अगर हमको ग्रुप पता करना है तो मैं क्या करूंगा ग्रुप के लिए, 10 प्लस 2 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 17। और आपने ये चीज पढ़ रखी है कि ग्रुप नंबर 17 को हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जो है आपका हेलोजन फैमिली। नोबल गैस फैमिली कौन सी ग्रुप होती है भाई, लाओ मैं लिखवा देता हूँ यहाँ। नोबल गैस फैमिली तुम्हारी होती है ग्रुप नंबर 18, जो आखिरी मैंने अभी लिखा उसको नोबल गैस फैमिली बोलते हैं, ठीक है। एल्कली फैमिली कौन सी होती है, एल्कली फैमिली ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं। एल्कलाइन फैमिली कौन सी होती है, ग्रुप नंबर 2, है ना, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, याद है। और हेलोजन फैमिली कौन सी होती है, ग्रुप नंबर 17। तो हमारा ग्रुप जब कैलकुलेट किए तो वो आया 17। इसका मतलब कि जो भी एलिमेंट होगा 117 नंबर का एटॉमिक नंबर, वो डिस्कवर होगा तो कहाँ जाएगा, हेलोजन वाली फैमिली में उसको रखा जाएगा, यानी ग्रुप नंबर 17 में, और उसका ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो आई थॉट ये सवाल समझ में आएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें मगअप करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से और याद करके कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट विल हैव हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी एंड हाईएस्ट आयनिक रेडियस। देखो सबसे पहले तो समझो कि हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है पहले ये देख लो, क्योंकि देखो यार जब तक टर्म क्लियर नहीं होगा तब तक सवाल तो सॉल्व होने से रहे। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, देखो
देखो नाम तुमको क्या पता लग रहा है, हाइड्रेशन मतलब जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीजें वाटर जरूर जुड़ी होंगी, इतना तो पता चल गया होगा। देखो एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब हम एक मोल गैसियस आयन को जब हम डाइल्यूट करते हैं ना, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको लिख लो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब एक मोल गैसियस एटम को जब हम डाइल्यूट करते हैं वाटर से, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। डाइल्यूशन ऑफ वन मोल गैसियस आयन, ठीक है, गैसियस एंड गैसियस एटम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलिए या हाइड्रेशन एनर्जी बोलिए, एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखो हमको ये बताना है किसमें से किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, और किसका आयनिक रेडियस ज्यादा होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमको देखना बताना है कि हाइड्रेशन एनर्जी भी किसका ज्यादा होगा और हाइड्रेशन सॉरी आयनिक रेडियस भी किसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो ये देखो तुमने हाइड्रेशन एनर्जी का एक ट्रेंड पढ़ा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कह लो, हाइड्रेशन एनर्जी कह लो, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है तुम्हारे चार्ज पे, यानी आयंस के ऊपर चार्ज कितना है ये उस पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। मतलब अगर मैं इसको एटॉमिक साइज से भी करके देखो, देखो अगर तुमने ये भी चीजें पढ़ी होंगी, इसको आप एटॉमिक साइज से भी रिलेट कर सकते हो। कैसे एटॉमिक साइज से रिलेट किया जाता है मैं तुमको ये समझा देता हूँ। देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे समझ लो कि मान लो कोई एक आयन ए है जिसपे +1 का चार्ज है, एक कोई आयन बी है जिसके +2 का चार्ज है, और एक कोई आयन है जिसपे +3 का चार्ज है, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए कि इनमें से बताओ कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो सिंपल सा तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा उसकी क्या होगी, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा, यानी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं कहूंगा तो A+3 वाला जो है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है। अब तुमने ये चीजें पढ़ रखी है कि जितना ज्यादा प्लस चार्ज किसी के ऊपर, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एलिमेंट के ऊपर, उतना कम उसका एटॉमिक साइज होगा। मतलब कि प्लस चार्ज बढ़ने की वजह से साइज कम होते जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं हाइड्रेशन इंथैल्पी को He लिख दूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। ओ मतलब कि जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा। हाँ भाई बिल्कुल, जिसका साइज सबसे छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और जिसका साइज सबसे बड़ा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी कहो हाइड्रेशन एंथैल्पी कहो, ये डिपेंड करती है आयंस के चार्ज पे। चार्ज जितना ज्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी उतना ज्यादा, साइज उतना कम। चार्ज जितना कम हाइड्रेशन इंथैल्पी उतना ही कम, और एटॉमिक साइज उतना ही ज्यादा। इसका मतलब कि एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन इंथैल्पी घट जाती है। लेकिन यहां हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी किसकी होगी, हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी किसकी होगी, और साथ में हाईएस्ट आयनिक रेडियस भी किसकी होगी, ये दोनों हमको पता करना है। तो आप पहले तो हाइड्रेशन एनर्जी पता कर ले। सबसे पहले तो तुम देख लो कि एलिमेंट कौन कौन सा है। इसमें एलिमेंट है सोडियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम। मतलब ये सारे के सारे, एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है। इतना तुमको पता चल गया है ना। मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। इतना तुमको पता चल गया कि ये सारे के सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट है। कौन कौन से हैं ग्रुप 1 में, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। वैसे तो अगर मैं लिखो तो ये होता है हलीना की रब से फरियाद, है ना, ठीक है। इसमें से हमको कौन कौन सा दिया हुआ है, एक तो लिथियम दिया हुआ है, फिर कौन सा दिया हुआ है, सोडियम, फिर दिया हुआ है पोटेशियम, फिर दिया हुआ है रुबिडियम, फिर दिया हुआ है सीजियम। मतलब हमको इनके बीच क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी किसकी होगी। अरे यार बहुत सिंपल है, देखो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा लिथियम। इसका मतलब कि लिथियम का साइज सबसे छोटा, और मैंने अभी पीछे तुमको बताया कि एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसका मतलब कि जिसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा उसका मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी होगा। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि सर यहाँ मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, किसकी है, मैक्सिमम हाइड्रेशन इंथैल्पी किसकी है, लिथियम की है। ओहो, किसकी है, लिथियम की, ये तो पता चल गया। अब देखो उसके बाद हमको चेक करना है कि हाईएस्ट आयनिक रेडियस। अरे यार आयनिक रेडियस मतलब कि हाईएस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो तुम खुद चेक करो ना, किसका दिख रहा है तुमको,
सीजियम सबसे बड़ा क्या है, सीजियम, यानी इसकी मैक्सिमम आयनिक रेडियस किसकी होगी, सीजियम की। मैक्सिमम आयनिक रेडियस किसकी होगी, सीजियम की। तो क्या लिथियम एंड सीजियम का कहीं तुमको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, चेक करो, क्या लिथियम और सीजियम कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यहाँ तो सोडियम और लिथियम का है ना, लिथियम रुबिडियम ना, सीजियम नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है यार। मतलब कि हम लिथियम और सीजियम का जो कॉम्बिनेशन है ये तो है ही नहीं सवाल में, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। अब इसके एक ऊपर चेक करो थोड़ा सा, तो इसके ऊपर क्या है, इससे थोड़ा सा कम किसका होगा, रुबिडियम का, है ना। मतलब कि क्या लिथियम और रुबिडियम, क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कहीं चेक करो। हाँ देखो बी नंबर, लिथियम और रुबिडियम दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यानी बी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सोडियम हो ही नहीं सकता है, पोटेशियम हाईएस्ट हाइड्रोजन नहीं हो सकती है, सीजियम नहीं हो सकता है, इसका मतलब लिथियम और रुबिडियम इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसमें तुमको कॉम्बिनेशन बना के चेक करने थे कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ कवर अप कर दिया। आई थॉट कि चीजें तुमको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते सवाल है हमारा, कंसिडरिंग द एलिमेंट BCnF एंड Si, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताइए। यानी यहां हमको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को प्रेडिक्ट करना है, कौन सा सही ऑर्डर होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। आओ चेक करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर। सबसे पहले तो सभी एलिमेंट को लिख लो, कौन कौन सा एलिमेंट है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है और सिलिकॉन है। तो सबसे पहले तो चेक करो, पहले तो ग्रुप लिख लो, ग्रुप सारे लिखोगे तो मालूम पड़ जाएगा तुमको ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप नंबर 13 है, दिस इज ग्रुप नंबर 14, दिस इज ग्रुप नंबर 15 एंड दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17 जो कि हाइड्रोजन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है ना कि तुम पहले पूरे ग्रुप के एलिमेंट लिख लो, बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। ये होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, ठीक है। ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, है ना। तो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। ये तो पता है तुमको, ठीक है। अब चेक करो हमसे क्या बोल रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या है, नॉन मेटेलिक एनएम का कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मतलब इधर से इधर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इसमें साफ से तुमको ये तो पता चल गया कि सबसे ज्यादा सर होने वाला है फ्लोरीन का, ये तो पता चल गया। इसको मैं थोड़ा और क्लियर से हाईलाइट करता हूँ। सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, फ्लोरीन का। फिर उससे कम किसका होने वाला है, नाइट्रोजन का, ठीक है। फिर उससे कम किसका होने वाला है, ये देखो कार्बन, किसका होने वाला है, कार्बन, है ना। और यहाँ देखो टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर आएगा तुम्हारा सिलिकॉन और फिर आएगा तुम्हारा बोरॉन। इसका मतलब तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पहले फ्लोरीन, फिर आएगा तुम्हारा नाइट्रोजन, फिर उससे कम क्या होगा कार्बन, फिर होगा सिलिकॉन और फिर जाए कहीं होगा बोरॉन। तो क्या ऑप्शन ये दिख रहा है, चेक करो, क्या ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है तुमको ऑप्शंस के अंदर, अरे नजर डालो ना एक बार, ऑप्शन नंबर डी देखो, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बता रखा था, बस तुमको क्या करना था कि सारे ग्रुप पता होने चाहिए। एक बार ग्रुप लिख लोगे तो फिर देख देख के एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमको दिया हुआ है किसका, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये दिए हुए हैं, ठीक है। किनके, यहां लिख लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ठीक है। ये दिए हुए हैं कितने, 496, 737 और 786 किलो जूल पर मोल, सिमिलर इनकी भी यूनिट्स हैं, ठीक है। हमको चेक करना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताइए एल्यूमिनियम का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताइए एल्यूमिनियम का, है ना। तो चेक करो, अगर मैं इनका सीक्वेंस सबसे पहले देखूं तो सीक्वेंस एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में कैसे लिखा जाता है, पहले ऊपर सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर सिलिकॉन होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13 और इसका 14। तो अगर सबसे पहले ना, तो सबसे पहले तो जरा इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है ना कि रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, एक ही बात होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि एल्यूमिनियम का किससे सिमिलर होगा इन सभी ऑप्शंस के अंदर। तो चेक करो। तो पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का मैं लिखना चाहता हूं तो मैं नोबल गैस के टर्म में लिखता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, नियॉन, सॉरी नॉट फ्लोरीन, नियॉन। इसको क्या लिख सकता हूं, नियॉन, जो कि यहाँ 10 भर गया। और अगला क्या हो सकता है, 3s1। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम का लिखने जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, नियॉन 3s2। सिमिलरली अगर मैं एल्यूमिनियम का और सिलिकॉन दोनों का लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, नियॉन, क्या लिख सकता हूं बोलो, 3s2। और उसके बाद क्या भरता है, 3 भी भरता है, 3p1, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एनी 3s2 3p2। अब देखो, अब देखो, यहां देखो, यहां देखोगे तो मैग्नीशियम का जो हमको दिया हुआ है कितना, सोडियम का पहले देख लो, सोडियम कितना दिया हुआ है 496, ठीक है। मैग्नीशियम कितना दिया हुआ है 737, और सिलिकॉन कितना दिया हुआ है 786। एल्यूमिनियम आता है मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में। एल्यूमिनियम कहाँ आता है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में। तो तुमको यहां से साफ साफ ये तो दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम का जो आखिरी है एस, वो पूरा फुल्ली फिल्ड मतलब ये बहुत स्टेबल है ना। और एल्यूमिनियम का देखोगे तो ये फुल्ली फील्ड के साथ एक ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो पी के अंदर भरे हुए हैं। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑलरेडी फुल्ली फील्ड है। तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कहो या आयनाइजेशन एनर्जी कहो, वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम जो है वो लेस देन है किससे, मैग्नीशियम से। ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया। ठीक, और अगला चेक करोगे तो अगला ये चीज पता चलेगी कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का ऑलरेडी 786 है। ठीक है, तुम्हारा कितना किलो जूल पर मोल यहाँ दे दिया गया है। अब सिलिकॉन में चेक करो तो यहाँ 3s2 और 3p2। अब क्योंकि सिलिकॉन का साइज एल्युमिनियम से ज्यादा बड़ा होता है, इसका मतलब कि इसकी भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। मतलब एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का लेस देन होगा सिलिकॉन से। मतलब एल्युमिनियम एग्जिस्ट करता है मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में, मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में कहीं। वो क्या हो सकता है, मैग्नीशियम से ज्यादा नहीं हो सकता है और सिलिकॉन से भी ज्यादा नहीं हो सकता है। अब ऑप्शंस को जरा चेक करो, यहाँ 737 है, यहाँ 786 है। मतलब जाहिर सी बात है 700 से तो नीचे ही रहेगा ये, 700 से नीचे इसकी वैल्यू रहने वाली है। और 700 से नीचे तुमको कौन सी वैल्यू दिख रही है, एक तो 419 किलो जूल दिख रही है और दूसरी 575 दिख रही है। 760 नहीं हो सकता है, 800 बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो यहां 575 और 419, देखो कभी भी, क्योंकि सोडियम का 496 दिया हुआ है, देखो यहां 496 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि सोडियम से तो ज्यादा ही होगा मैग्नीशियम का। मतलब 419 वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, इसको आप इलेबोरेट एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, 419 वाला किलो जूल ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम जो है वो क्या आता है, अरे यार एल्यूमिनियम सोडियम से नीचे आता है ना, ध्यान से तो देखो। तो इसका ऑब्वियस सी बात है सोडियम से ज्यादा होगा, और सोडियम का 496 दे दिया। मतलब कि अब जो तुम्हारी वैल्यू जो घूमेगी वो कहाँ, 496 से लेके 786 के बीच में। अगर कोई ऑप्शन तुमको दिखता है तो वो दिख रहा है तुम्हारा 575 किलो जूल पर मोल। इसलिए बी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जो है 575 किलो जूल पर मोल। आई थॉट ये चीजें तुमको समझ में आ गई होंगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अब देखो यहाँ से, क्योंकि आपके जो शीट थी उसके अंदर सिर्फ 8 ही सवाल दिए हुए थे, ये 2-3 सवाल मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किए हैं बाहर से, तो आप इस चीज़ को समझिए, इसके अंदर कॉन्सेप्ट कवर अप होंगे तो आसानी से समझिए और चीज़ें समझ में भी आएंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, सवाल है B2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, हमको ये पता करना है कि जो B2+ है, बेरिलियम 2+, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझो, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहां से है इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पीसीज, है ना। अब चेक कर लो कि सबसे पहले तो तुम बेरिलियम 2+ के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लो कितने होते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। अब बेरिलियम 2+ हमको चेक करना है, तो 2+ का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, मतलब कि B2+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये तो क्लियर है। चलो भाई इतनी इतनी चीज तो क्लियर है। चलो अब इन चारों ऑप्शन में से चेक कर लो ना कि और किस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिस ऑप्शन में 2 इलेक्ट्रॉन तुमको दिखेगा वो उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाएगा, मतलब वो उसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। मतलब बेरिलियम के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ऑप्शन सही होगा उसके अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा उसके साथ। ठीक है, पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करो, H+। अरे यार H+ कैसे हो सकता है भाई, इतना गलत कैसे हो सकते हो। देखो H+ तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि H के अंदर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से एक तुम ऑलरेडी निकाल लिए, मतलब इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता है भाई। अगला क्या है? अगला है Li+। Li+, हाँ ये देखो Li होता है, तो Li का एटॉमिक नंबर 3, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। इतना तो पता चल गया। उसमें से Li+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, मतलब कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन। ओहो, पकड़े गए। देखो यहाँ B+ में भी 2 इलेक्ट्रॉन, Li+ में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Na+, अरे चांसेस नहीं है। Mg2+, बिल्कुल भी नहीं। ये इसमें 10 हो जाएगा और इसमें क्या हो, इसमें भी 10 हो जाएगा, ये दोनों में सेम है। बट हमको B2+ से चेक करना है ना, तो B2+ किसके सेम है, Li+ के सेम है। B2+, Na+ और Mg+ के सेम नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल है, रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज। देखो ये तो थ्योरी वाला सवाल है, जो मैंने जानबूझ के उठाया ताकि आपकी थ्योरी कवर हो जाए। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है ना F सब सेल्स में। जब F सेल की फीलिंग शुरू हो जाती है ना, जब F ऑर्बिटल की फीलिंग शुरू हो जाती है, F ऑर्बिटल की जब फीलिंग शुरू हो जाती है एलिमेंट्स के अंदर, तो जो साइज होता है ना वो सडनली ड्रॉप हो जाता है। और आपने ये चीज पढ़ रखी है ना। अब जैसे डी सीरीज, अगर मैं पहला डी सीरीज ले लूं तो इसको ऐसे देख लो। आपने पढ़ा होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम यहाँ होता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या होता है, हीट्रियम, जर्नियम, नायोबियम, और फिर नीचे क्या होता है, लेंथेनम, हॉफनियम, है ना। अब इसमें चेक करो, तुमको ये चीजें पता होंगी, तुमने ये चीज पढ़ी होगी कि टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज क्या होता है, और टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, कि जो तुम्हारा जर्कोनियम है वो हैफनियम है, वो जर्कोनियम से बड़ा होना चाहिए था, और जर्कोनियम किससे होना चाहिए, टाइटेनियम से बड़ा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुमने ये चीज पढ़ रखी है कि साइज जो होती है जर्कोनियम और हैफनियम की ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। तो इन दोनों के बीच जो फिनोमिना लग रहा होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होता है, उसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर एफ ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हमसे ये नहीं पूछा है क्या होता है, मैं तुमको बताया कि क्या होता है, हमसे पूछा है कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है। देखो इसके पीछे का रीजन मैं तुमको सिंपली समझा देता हूँ। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पीछे का रीजन होता है ना, पुअर शील्डिंग ऑफ, पुअर शील्डिंग कहो या पुअर स्क्रीनिंग कहो। यहाँ स्क्रीन दिया हुआ है इसलिए मैं तुमको पुअर शील्डिंग या पुअर स्क्रीनिंग एक ही बात होती है। पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग के वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा होता है। क्योंकि देखो अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखूं तो वो होता है एस, सबसे ज्यादा ग्रेटर शील्डर होता है, सबसे अच्छा शील्डर होता है, फिर पी, फिर होता है डी, और फिर होता है एफ। एफ सबसे लास्ट में आता है क्योंकि एफ बहुत पुअर शील्डर है, तो वो इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से खींचने से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से खींचने से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो बचा नहीं पाते हैं, वो शील्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से जो न्यूक्लियस है वो बहुत तगड़े तरीके से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो अचानक घट जाता है। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके पीछे का रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग, या फिर कह लो नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल हमारा क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अब यहाँ देखो हमको आयनिक रेडियाई के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपने ये चीज पढ़ी होगी इसके अंदर, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल सा ट्रेंड दे देता हूं। मैं आपको एक जनरल सा ट्रेंड दे देता हूं, किसका, आयनिक रेडियस का। आयनिक रेडियाई का एक जनरल सा ट्रेंड आपको बता देता हूं। देखो इसका ट्रेंड होता है कि सबसे ज्यादा साइज होता है एनायन का, अगर वो तगड़ा एनायन है तो उसका और ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होता है न्यूट्रल एटम का,
और फिर होता है केटायन का। ठीक है, यानी एनायन का साइज सबसे बड़ा, फिर तुम्हारा न्यूट्रल एटम आता है, फिर तुम्हारा केटायन आता है। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज में भी जिसका जितना तगड़ा नेगेटिव चार्ज होगा उसका और ज्यादा साइज होगा, है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, पता कर सकते हो आप। और इस सीक्वेंस के हिसाब से सबको मैच कराते हैं सारे ऑप्शंस को। पहले देखो एनायन, ठीक है भाई, एनायन के बाद केटायन ना, ये देखो न्यूट्रल है, गलत है। पहले एनायन फिर न्यूट्रल फिर केटायन, यहाँ तो एनायन के बाद केटायन आ गया सीधे, गलत है। अगला चेक करो, O2 माइनस, एफ माइनस और Na प्लस, हाँ ये तो सही लग रहा है। O2 माइनस तगड़ा वाला एनायन है इसलिए इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम वाला एनायन एफ माइनस इसलिए उसके उससे थोड़ा सा कम होगा। फिर यहाँ क्योंकि न्यूट्रल एटम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केटायन उसके बाद है, मतलब ये तो सही लग रहा है, 2 नंबर तो सही लग रहा है। अभी आगे और मिला लेते हैं, देखो अगला क्या है, एफ माइनस O2 माइनस, अरे रे गलत हो गया, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि देखो O2 माइनस एफ माइनस से तगड़ा वाला एनायन है, और जिसका जितना तगड़ा वाला एनायन उतना उसकी साइज, मतलब ये साइज का ऑर्डर गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत। अगला चेक कर लो, यहाँ तो एनायन का साइज सबसे बड़ा कर दिया है, यहाँ सॉरी यहाँ केटायन का साइज सबसे बड़ा कर दिया एज कम्पेयर टू एनायन, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बस आप इस ऑर्डर, इस सीक्वेंस को याद रखिए, मेरे बताए हुए सीक्वेंस को, बस आप इजीली ऐसे सवाल को टैकल कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल हमारा कि 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का पहला रो का जो एलिमेंट है वो नीचे दिया हुआ है, कौन कौन सा है, वेनेडियम, मैग्नीशियम, और देखो वेनेडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम और आयरन। वेनेडियम, मैंगनीज, एम सॉरी नॉट मैग्नीशियम, अगेन मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, बट इसको इग्नोर करो। मैंगनीज, फिर तुम्हारा क्रोमियम, फिर है तुम्हारा आयरन। आयरन मतलब Fe लिख लो इसको, इसका सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Fe। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। अब हमको पता करना है कि इसमें से विच ऑफ देम, अच्छा इनमें से किसका एक्सपेक्टेड टू हैव हाई थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ओहो, हमको आयोनाइजेशन इंथैल्पी बतानी है, और वो भी थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सबसे पहले तो समझो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है ये समझो। देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है ना, न्यूट्रल एटम में से कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में से, आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस सेल, बाहरी वाले सबसे आखिरी वाले सेल में से, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, तो मेरे को एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना आउटर मोस्ट बाहरी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसमें हम बाहरी सेल को देखते हैं, तो आउटर मोस्ट या बाहरी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक न्यूट्रल एटम में से, एक न्यूट्रल एटम में से बाहरी सेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट की एनर्जी जरूरत होती है उसी को आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। अब ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है ना, ये सक्सेसिवली आगे बढ़ती है, जैसे एक के बाद एक, जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। यहाँ हमसे पूछा गया है थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में। फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है IE1, जिसको हम लिखते हैं, सेकंड को लिखते हैं IE2, और थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी को लिखते हैं IE3। देखो फर्स्ट का मतलब है ना कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, सेकंड का मतलब है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, और थर्ड आयनाइजेशन का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हमसे यहाँ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है कि किसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब कि सर थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी बोला है, इसका मतलब कि उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल लिए गए हैं, अब हम तीसरा निकालने जा रहे हैं। तो तीसरा निकालने जाने में इन चारों में से किसका सबसे ज्यादा होगा, किसमें एनर्जी हमको सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, यही हमको बताना है। इसका मतलब कि सर ये सारे के सारे अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब कि 2 तो ऑलरेडी निकाल लिया गया है, अब हम तीसरा निकालने जा रहे हैं, मतलब हमको IE3 को कंपेयर करना है, हमको थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो इस पे 2+ का चार्ज आ जाएगा, इस पे भी कितना आ जाएगा, ये भी 2+ है, ये भी Cr2+ है और Fe2+ है। मतलब इनके अंदर से 2-2 ऑलरेडी निकाल लिए गए हैं। अब हमको चेक करना है कि तीसरा निकालने में यानी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। तो आओ सबसे पहले तो इनका 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वेनेडियम ने दिया हुआ है 23। इसका मतलब अगर मैं वेनेडियम 2+ का डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर्गन 4s0 3d3, यही होगा। अगला मैंगनीज का लिखने जाऊं तो आर्गन, पहले तो सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूं, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहले तो सबका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख ही लो तुम। अगर मैं वेनेडियम का लिखने जाऊं तो ये क्या होता है, आर्गन 4s2 3d3,
सिमिलरली अगर मैं मैंगनीज का बोलूं तो ये क्या होता है, आर्गन 4s2 3d5। अगर मैं क्रोमियम का लिखूं तो याद करो क्रोमियम एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है गधे, ये होगा 4s1, कितना हो जाएगा 3d5। और अगर मैं आयरन का करूं तो आयरन क्योंकि 26 होता है, तो अगर मैं इसका करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 और 3d6। अब सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, पहले एस से निकलता है फिर डी से, तो पहले दो का एस कैप कर दो, तो इसका क्या बचेगा, इसका बचेगा आर्गन 4s0 3d3। सिमिलरली मैंगनीज में से भी दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितना होगा, आर्गन 4s0 3d5। सिमिलरली अब देखो क्रोमियम में से निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा एक इससे निकलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0, दिस इज ए आर्गन 4s0 3d4। और सिमिलरली अगर मैं 2 प्लस यानी एस के दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो यहाँ 3d6 बचेगा, ये क्या होगा, आर्गन 4s0 3d6। अब चेक करो सबके सबके क्या करना है, वैलेंस हमको चेक करना, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल चेक करना होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जरा चेक करो, यहाँ देखो, यहाँ डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी में 5 है, 5 का मतलब अरे ये हाफ फील्ड है, याद है। और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, दो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, एक हाफ फील्ड एक फुल फील्ड। और डी के लिए हाफ फील्ड क्या होता है, सॉरी डी के लिए कलर में बदल देता हूँ, डी के लिए हाफ फील्ड क्या होता है, डी के लिए हाफ फील्ड होता है D5। D5 को हम बोलते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि और सभी एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल होता है। और फुल फील्ड कब कहा जाएगा, जब D10 होगा। अब यहां तुम चेक करो तुम पता लगेगा D5 ये एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ओह, मतलब ये इन सभी में से देखो, यहाँ D5 नहीं, यहाँ D6 नहीं है, तो D4 है, D6 है, तो ये स्टेबल उतना नहीं हो सकता, यानी मैंगनीज सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसी के अंदर से हमको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैंगनीज के लिए ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मैंगनीज का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए Mn इज द राइट आंसर, मैंगनीज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे आगे आप कोई सवाल नहीं बचा, इतने सारे सवाल हमने कर लिए अपने टेबल के अंदर, हालांकि इतने सारे सवाल इससे आए नहीं हैं, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश जरूर करें कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े, हमने पढ़ा भी और आई थॉट की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, बाय बाय।